उस मथुरा बैराग मेरो कालो पहाड़ सुहावनो, जिसको मेरे शीर्षक उपन्यास भी है काला पहाड़, कि मेरो कालो पहाड़ सुहावनो जाके बीच बसे मेवा। मैं कुछ मेरे बात कर रहा हूँ, ये मेरा परिचय है मोटा मोटा सा। अब एक लेखक के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि वो अपनी बात कहाँ से शुरू करें, किस तरह शुरू करें। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं और मैं समझता हूँ कि आपके अंदर एक जज्बा भी है कि आप उत्तर प्रदेश के, पूरे उत्तर प्रदेश के गांव देहातों से आप लोगों का अधिकतर बच्चों का संबंध रहा होगा। और मैं भी, जो मेरा मेवात है जहाँ से मेरी एजुकेशन हुई है, ग्रेजुएशन, वहाँ को पढ़ाई लिखाई का संस्कार नहीं, ईमानदारी की बात है। अशोक भी जानते हैं उस इलाके के बारे में। जैसे तैसे मैंने ग्रेजुएशन की, तो मुझे ये देख के कई बार बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं बच्चों के बीच में ख़ास तौर से जब जाता हूँ तो मुझे अपने वो दिन याद आते हैं। और कई बार क्या होता है कि आदमी के मन में कुछ करने की जब इच्छा होती है और वो जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो उस इच्छा को अपने बच्चों में पूरा होता हुआ देखता है। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मेरी बड़ी इच्छा थी, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन के बाद कोई नियमित शिक्षा नहीं, मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, बड़े भागते दौड़ते हुए। और जब मैं नौकरी में दिल्ली आया तो मैं एक विश्वविद्यालय के सामने से मेरा रास्ता था ऑफिस का, और उस विश्वविद्यालय का नाम है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो जब मैं उस विश्वविद्यालय के सामने से आता जाता था तो मेरे मन में बड़ी कसक सी चीज सी होती थी, काश मैं भी किसी ऐसे विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ होता। लेकिन उस अपनी इच्छा को मैंने कैसे पूरा किया और वो मेरा सपना कैसे पूरा, भले मेरा सपना मुझसे नहीं हुआ, लेकिन उस सपने को मैंने अपनी बेटी के माध्यम से पूरा करवाया। तो मेरी बेटी डॉक्टर नैया, उसका नाम है, उसने उस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमफिल किया हिंदी में ही और पीएचडी किया, नवजागरण और स्त्री कथा साहित्य। तो मुझे कई बार ये लगता है कि हम अपनी प्रतिछाया, अपना प्रतिबिंब जो एक लेखक के रूप में, मनुष्य के रूप में, एक माता पिता के संरक्षक के रूप में होता है, हम आप लोगों में उसको देखते हैं। अब आपको ये लगता होगा कि जिस लेखक को हमने बुलाया और जिसकी किताबें लगभग 11 उपन्यास हैं और कुछ और किताबें हैं, ये उपन्यास जिसने लिखा होगा, इसके लेखक, उसका जीवन कैसा रहा होगा। हम कई बार ये सोचते हैं कि हमारी बड़ी इच्छा होती है कि हम जो चीज़ रचनाओं में देखते हैं, आखिर लेखक किस तरह से इनको तैयार करता होगा, कैसी उसकी पृष्ठभूमि रही होगी, कैसे तैयार करता होगा। मैं ईमानदारी की बात बताऊं मित्रों, मैं अपने बचपन में कॉलेज तक बहुत औसत दर्जे का विद्यार्थी रहा हूं। यानी बीए में लोग तो पास होने में खुशी मनाते थे, हमारी जब कंपार्टमेंट आती थी तो हम बड़े खुश होते थे, क्योंकि कंपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम होता था हमें गुड़गांव देने के लिए आना होता था। और गुड़गांव आने के बाद हम सबसे पहले काम यही करते थे कि एग्ज़ाम जैसा हो, हम सबसे पहले फिल्म देखने जाते थे सिनेमा हॉल पर। लेकिन धीरे धीरे स्थितियाँ बदली और मैं ईमानदारी की एक चीज़ बताऊँ, मैं अशोक जी को कह भी रहा था कि मेरा साहित्य से कोई लेना देना नहीं। मैं तो अपने कॉलेज में, अपने कस्बे की क्लब में, क्रिकेट क्लब हुआ करती थी, उसका खिलाड़ी होता था। फिर कॉलेज में आया, फिर इंटर यूनिवर्सिटी खेला और मैं तो अच्छा खासा विकेट कीपर हुआ करता था अपनी टीम का और ओपनिंग बैट्समैन हुआ करता। तो मेरा तो सपना था, और उस जमाने में मेरा विकेट कीपर होने के नाते जो मेरा आदर्श होता था वो एलन नॉट हुआ करता था। इंग्लैंड के बहुत मशहूर विकेट कीपर हुआ करते थे और उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो तेज बॉलिंग पर स्टंपिंग किया करते थे। और इस चक्कर में मैं एक बार अपना मुंह भी छुड़वा चुका था तेज बॉलिंग पर, कलेक्ट नहीं हुई बॉल मुबारक कर। तो मेरा लेखन से कोई उस तरह से सीधा वास्ता नहीं था। हाँ, थोड़ी बहुत लिखना पढ़ना, कलम घिसाई जिसको कहते हैं, वो चलती थी। और उसके बाद धीरे धीरे जो पहचान आज है मेरी,
वो कथाकार के रूप में और उसमें भी उपन्यासकार के रूप में लगभग ठीक ठाक थी। मैं आपको जो कुछ बुनियादी बातें बताना चाह रहा हूँ लेखक होने के अलावा, विद्यार्थी होने के नाते, कि आखिर हम जो लिखते हैं उसके लिए किन किन चीज़ों की बुनियादी जरूरत है, साहित्य को हम किस तरह समझें। मेरा ये मानना है, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो अध्येता हो, चाहे स्कॉलर हो, उसके लिए कुछ बुनियादी ज़रूरतें बहुत ज़रूरी है, और उसमें सबसे पहले है भाषा। भाषा एक ऐसा औजार है, अगर आपकी भाषा पर पकड़ है और अच्छी भाषा आती है तो आप साहित्य भी समझ लेंगे, एक लेखक के रचनात्मक स्वभाव को भी समझ लेंगे, और उसमें जो छूटे हुए सूत्र हैं उनको भी पकड़ लेंगे। तो मित्रों, सबसे पहला जो औजार है मैं समझता हूँ भाषा है। और भाषा कैसे आती है, जो मेरा अपना अनुभव है, भाषा दो तरीके से आपको आ सकती है। पहला, आप उसका रियाज, अभ्यास बहुत जरूरी है। भाषा का अभ्यास, लिखना बहुत जरूरी है, लिखते रहना चाहिए। और दूसरा, कुछ न कुछ उसका दूसरा तरीका, और दूसरा उसका साथ है अध्ययन। अध्ययन बहुत जरूरी है। मैं जब अपनी बेटी को, उसने जो एंट्रेंस टेस्ट दिया एमए के बाद, उसकी ठीक ठाक फर्स्ट क्लास थी, तो ये सोचा कि ठीक ठाक है तो इसको क्या कराया जाए। तो हमारे एक मित्र ने कहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के मित्र थे, कि इनको आप एमफिल के लिए एडमिशन करा। मैंने कहा ठीक है। एक साल हुआ क्या कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, जेएनयू सब में उसका रिटर्न टेस्ट कराया। कुछ जगहों पर उसका रिटर्न टेस्ट होती है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अगले वर्ष मुझे लगा कि नहीं, ये अंतिम मौका है, अगर इसमें ये अटेम्प्ट नहीं कर पाई, अगर कामयाब नहीं हो पाई, तो मैं समझता हूँ कि इसके रास्ते आगे के लिए बंद हो जाएंगे, खासतौर से पढ़ाई लिखाई की, नौकरी बात की। तब मैंने कोशिश ये की, उसको जो मैं पढ़ाता था, वो जो उसको सिखाता था, कि सवाल कैसा भी आ जाए, अक्सर होता क्या है कि जो हम परीक्षा में जो हमारे जो प्रश्न आते हैं वो थोड़े से घुमा फिरा कर आते हैं, मतलब उसका वही होता है जो आप लिखना चाहते हैं। तो मैंने उसको इस तरह तैयारी कराई, चाहे भारतीय इंटरव्यू रहा हो, चाहे उपन्यासों से संबंधित जो उसकी समीक्षात्मक समझ हो, मैंने उसको इस तरह से तैयार कराया कि मैंने कहा कि कोई भी सवाल आ जाए, आप 2 लाइन इसकी शुरू में करके, फिर जो आपने मुख्य रूप से पढ़ा उस उपन्यास के बारे में, उस रचना के बारे में, उस विषय के बारे में, उसको लिखना शुरू करें। मतलब ये हालत होती थी, आप यकीन नहीं करोगे कि इतनी झाए होती थी दोनों बाप बेटियों में कि वो रोती थी खड़े। मैं उसको जब डांटता था, और मेरी पत्नी बहुत परेशान होती थी, मैं उसको कहता था थोड़ी देर सुन लूँगा, रोती थी। जब उसको नहीं आता था मैं डांटता था कि मैंने ये समझाया कि तुम ये क्यों बोल रहे हो। खैर कोई बात नहीं, रिजल्ट आया। ये जेएनयू की मैं एंट्रेंस की बात कर रहा हूँ फिर, आपको सुन के हैरान हो गए मित्रों कि उसकी फर्स्ट पोजीशन, एंट्रेंस में फर्स्ट पोजीशन। फिर वहाँ एक दिक्कत और थी कि वहाँ जो हॉस्टल होता है, जो दिल्ली के स्टूडेंट्स रहने वाले उनको नहीं मिलता, वो जो बाहर के स्टूडेंट्स आते हैं उनको हॉस्टल मिलता है। लेकिन मेरी इच्छा थी कि किसी तरह ये हॉस्टल में रहे और हॉस्टल की दुनिया को देखे, जो उसकी मित्र मंडली उनसे सीखो, क्योंकि जेएनयू का जो वातावरण है, हम चाहे उसको कितना ही बढ़िया है, लेकिन ऐसा जो आपकी सब मैं कह नहीं सकता, क्योंकि हमारा भी वहाँ बहुत आना जाना रहता है। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का जो अकादमिक माहौल है, मतलब उसमें आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि कब आप SFI के से जुड़ जाएंगे, कब आप खड़ा हो सकते, आपकी विचारधारा को पता है नहीं। जब आप उन स्टूडेंट्स से मिलते हो, कोई बंगाल की है, कोई साउथ के, एक कमरे में रह रही, तरह तरह से आप उनकी संस्कृति से जब वापस होते हैं तो आपकी समझ अपने आप डेवलप होती है। और 3 महीने के मैंने अंदर देखे, फिर उसके बाद उसको एडमिशन नहीं मिला, तो उस लड़की की मुझे थोड़ी कॉन्फिडेंस की भी दाद देनी पड़ेगी कि वो जो स्टूडेंट्स यूनियन है उनके पास गया कि भाई मुझे यहाँ हॉस्टल में चाहिए। अब चूँकि उसकी फर्स्ट पोजीशन थी,
तो इसीलिए उनको मजबूरन उसको वहाँ परिवर्तन करवाया। और जो परिवर्तन मैंने उसमें लड़की में देखा, वो मैंने 3 महीने में ही देखा 10 से बाहर में। तो ये अपने आप से ये एक आपके एक ट्रेनिंग का भी हिस्सा है कि आप गांव देहातों से माँ बाप की इच्छाओं आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, ज़्यादातर बच्चे, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़े मतलब परिवार से होंगे, ज़्यादातर लोग गांव देहात के खेती बाड़ी करने वाले सामान्य परिवार हैं। तो आप पर आपके माँ बाप की बहुत उम्मीदें टिकी हुई हैं। तो उन उम्मीदों और उन सपनों को मेरा आपसे आग्रह है कि उनको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना, कुछ होना ना होना वो आपके हाथ में नहीं है। तो मैं जैसे कह रहा था कि एक अध्येता के लिए, लेखक के लिए, जिसमें कि भाषा सबसे पहले जरूरी है, दूसरा समाज। अगर आप समाज की बारियों को नहीं समझते हैं तो मैं समझता हूं कि आप किसी भी विमर्श को नहीं समझ सकते। हमारे भारतीय समाज में स्त्री विमर्श के इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं। हम कई बार क्या कि हम जैसे कुछ फैशन भी है कि हम कैट मिलर, जर्मन ग्रेयर और सीमन द बोर जैसे स्त्रीवादी चिंतकों पंक्तियों को हम कोट करते रहते हैं। लेकिन आपको अगर इसकी बुनियादें ढूंढनी है स्त्री विमर्श की, स्त्री मुक्ति की, स्त्री स्वतंत्रता की, स्त्रियों के सपनों की, उनसे जुड़े प्रश्नों की, तो आपके हर परिवार की महिलाओं में वो चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। तो पहला उसके लिए पहली जरूरत है आपको आपकी सामाजिक समझ और आपके सामाजिक सरोकार क्या है, ये समझ आपको बनानी पड़ेगी। सामाजिक सरोकार से मतलब मेरा ये है कि आप किसके पक्ष में खड़े होते हैं। उपेक्षितों के पक्ष में खड़े होते हैं, वंचितों के पक्ष में खड़े होते हैं, अल्पसंख्यकों के पक्ष में खड़े होते हैं, और इसी से आपकी विचारधारा का निर्माण होता है। जब मैं किसी कम्युनिस्ट पार्टी से कार्ड होल्डर मेंबर कभी नहीं रहा, हमें इसके लिए मौका ही नहीं मिला। मैं तो दिल्ली आया था, मैं लेखक बनने के लिए नहीं आया, मेरी तो पारिवारिक स्थितियाँ ही अलग थी। मैं तो 7 साल में तो बड़ी चप्पलें चिपकाई दिल्ली में, मैं लेखक बनने के लिए नहीं आया था, लेकिन मैंने सीखा होगा। तो आपके सामाजिक सरोकार क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप उन सामाजिक सरोकार को किस नजरिए से देखते हैं। अगर आप में करुणा नहीं है, उदारता नहीं है, तो मैं समझता हूं कि आप लेखक या अध्येता तो बाद में बनेंगे, आप में बुनियादी जो मनुष्यता के जो गुण हैं वो भी नहीं है। इन दिनों आजकल एक फैशन बन गया है कि लिबरल्स को बड़ी हम लोग दरियाते हैं। आप फेसबुक पे देखते हैं लिबरल, और उसके लिए कुछ लोग इस तरह के, मैंने लिबरल एक तरह से गाली जैसा हो गया। मैं तो ये कहता हूँ कि लिबरल जिसको हम उदारता कहते हैं, अगर मनुष्य में उदारता नहीं है, लिबरलिज्म नहीं है, तो मनुष्य नहीं है भाई। मनुष्य का तो पहला ही गुण उदारता है। तो आपको समाज में अपने सरोकार तय करने पड़ेंगे कि आप किसके पक्ष में खड़े हो। उसके बाद फिर एक आता है आपको आर्थिक, कि आपकी आर्थिक समझ कैसी है। अगर आपको आर्थिक समझ, आपको ये बनानी कैसे पड़ेगी कि मजदूर कैसे कमाता है, उसको कहाँ लगाता है, कैसे उसकी परेशानियां हैं, पैसे की क्या कीमत है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अक्सर देखते हैं कि जो हमारी मुद्रा है आज की तारीख में, वो लगभग 90-95 रुपये के करीब पहुंच गया है। ये शायद आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ये मुद्रा है, भारतीय मुद्रा है, उसका जो मूल्यांकन किया जाता है वो डॉलर से किया जाता है। यानी आप ये समझिए कि अगर आप अमेरिका में जाएंगे और अमेरिका में अगर ये बोतल $2 की है, तो वहाँ आपको $2 मतलब 200 रुपये के करीब इसकी कीमत देनी पड़ेगी। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। यानी पूरे वर्ल्ड में, यूरोपीय अगर हम देशों को छोड़ दें, तो पूरे देश में जो लेन देन होता है व्यापार में, वो डॉलर में होता है। तो इस तरह की बुनियादी समझ हमने आर्थिक रूप से होनी चाहिए। फिर एक है राजनीतिक समझ। हालांकि मैं इसको विचारधारा और राजनीति दोनों को एक ही कहता हूँ, क्योंकि अब तो हम विचारधारा को भी एक तरह से राजनीतिक पद के रूप में इस्तेमाल करने लगे। अगर आप गरीबों के पक्ष में आवाज़ उठाते हैं, अगर आप दलितों के पक्ष में आवाज़ उठाते हैं, उपेक्षितों के पक्ष में आवाज़ उठाते हैं, तो तुरंत कह देंगे कम्युनिस्ट है।
आप कहते हैं, आप सुनते होंगे ये तो कम्युनिस्ट है। अब कम्युनिस्ट क्या होता है, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देखा कि एक बेटी ने, आप जैसी बच्ची ने अपने कम्युनिस्ट पिता से पूछा कि पापा ये कम्युनिस्ट कौन होते हैं। अब उसके लिए क्या जवाब दे, बच्ची ने सवाल पूछा, आप जैसी बच्ची इसकी नई नई समझ बन रही थी, उसने बड़ा सुना कम्युनिस्ट के बारे में। तो उसने कहा उसके पिता ने कि आप ये बताइए कि आपकी क्लास में आपकी कितनी सहेली है। तो हर एक का ग्रुप होता 4-4, 5-5 है कि 5 बच्चे हैं, हम 5 हैं, और 5 में से किसी दिन एक बच्ची जो कि आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है, वो खाना नहीं ला सकती है, लाइफ मान ली, तो आप क्या करोगे। तो उस बच्ची ने जवाब दिया कि हम आपस में मिलके मैं अपना खाना उसको दे दूंगी। तो कहते हैं यही कम्युनिस्ट, इसी को कम्युनिस्ट। लेकिन ये सब के सब चीजें अब एक तरह से राजनीतिक नारों में बदलने शुरू हो गए हैं। ये चीजें आपको बहुत, इन चीजों पे, हालांकि मेरा ये मानना है ये अभी आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी कि इसके लिए धीरे धीरे जैसे जैसे आप परिपक्व होते जाओगे, मैच्योर बढ़ते जाओगे, आपकी समझ बढ़ती जाएगी, चीजें अपने आप समझ में आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले इसके लिए जरूरी है कि आपका दृष्टिकोण क्या है चीज को देखने। अगर आपका नजरिया उनके प्रति हीन भावना वाला है तो जाहिर सी बात है कि आप उसको, मैं समझता हूं कि आपकी उस तरह की विचारधारा नहीं बनती। इतिहास पर मैं समझता हूं कि आजकल सबसे ज्यादा बात होती है। इतिहास की समझ मैं समझता हूं कि आज की तारीख में आप जैसे युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। और ये इतिहास की समझ कैसे पैदा होती है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं इतिहास समझ पाएगा, जो ये मोबाइल्स पे होता है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज गारंटी के साथ कहता हूं कि जो हमारी रचनाओं पे लोग पीएचडी करते हैं वो कुछ भी मेहनत नहीं करते जितनी मेहनत लेखक करता है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं, मैंने एक उपन्यास लिखा खान का, राजकमल से खानजादा, पहली बार तो आपने नाम भी पहली बार सुना, शीर्षक तो होता भी है, आपको नहीं पता खानजादा क्या शब्द है। मैं जब ये उपन्यास लिख रहा था या मेरा जब मन बना था, तो इस उपन्यास का दरअसल में शीर्षक की पहले बात करूं, क्योंकि शीर्षक भी जब आपके चीजें, जब आप साहित्य का अध्ययन करेंगे तो आप शीर्षक, सबसे पहले शीर्षक से ही आपका वास्ता करता है। चाहे राम की शक्ति पूजा हो, चाहे गोदान हो, चाहे मैना आंचल हो, हम सब दोहराने की मुझे जरूरत है। तो शीर्षक अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है किसी भी रचना के लिए, और मैं शीर्षक में बहुत मेहनत करता हूँ। अंत में जाके क्या फाइनल होता है ये मुझे भी नहीं पता। तो मैं जब इस उपन्यास को लिख रहा था, इस उपन्यास की दशक ये ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है। मेरा तो यह मानना है कि उपन्यास पहली बात ऐतिहासिक होता ही नहीं है। उपन्यास की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक हो सकती है, लेकिन ऐतिहासिक उपन्यास नहीं होता। चाहे भगवती चरण वर्मा ने जो उपन्यास लिखे हैं वो सब ऐतिहासिक उपन्यास नहीं। हाँ, तथ्यों को उन्होंने इतिहास से दिया है, तथ्य ऐतिहासिक हैं, लेकिन वो ऐतिहासिक उपन्यास नहीं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर। अब मैं जब इस उपन्यास को लिख रहा था, और इस उपन्यास को लिखने के पीछे, अब आप इसी से मैं जो इतिहास संबंधी बात करूं, बहुत चीजें आपको आसानी से समझ जाएगी कि मैं जब इस पर लिखने की तैयारी करता तो मेरे मन में एक नायक था मेवात का, हसन खां मेवाती। आजकल कभी कभार आपने उनका नाम राणा सांगा और औरंगजेब के प्रसंग में सुना होगा कि जब बाबर से खानवा का दूसरा युद्ध हुआ था भरतपुर के बाद, राणा सांगा बाबर का, तो उसमें एक छोटा सा राजा कहेंगे, शासक कहेंगे, वो हसन खां मेवाती था। तो वो राणा सांगा के साथ था। वहां से मुझे, मेरा मकसद था हसन खां मेवाती को केंद्र में रखकर उपन्यास लिखना।